जायसी के नागमती का विरह वर्णन। नागमती का विरह वर्णन पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार है। यह विरह वर्णन विरह के मन का यथार्थ उद्घाटन करता है। यहाँ विरह वेदना छिछले स्तर पर नहीं बल्कि गहराई से मन को छूती नजर आती है। नागमती की विरह वर्णन की प्रशंसा हिंदी साहित्य में खूब हुई है। यह विरह वर्णन में प्रेम है, आंसू है, मनुष्य है, प्रकृति है, कल्पना और यथार्थ है, सब आपस में घुल मिल गए हैं। विरह व्यथा की तीव्रता इतनी अधिक है कि काल्पनिक लगने वाली बातें यथार्थ लगने लगती है। सामान्य तौर पर मनुष्य पशु पक्षी से बात नहीं कर सकता, पर विरह में सब कुछ संभव है। नागमती कौवे से भौरे से सहानुभूति पाने की आशा करते हुए भी कहती है कि पियो सो कहियो संदेश राहे भौरा हे काग, सो धनी बिरही जरी मुई तो ही धुआं हम लाग। नागमती प्रेम की पीर में इस कदर डूबी हुई है कि वह भौरे कौवे से बात करने लगती है। वेदना की तीव्रता ऐसी है कि वह भौरे कौवे के द्वारा अपना संदेश प्रियतम के पास भेजना चाहती है। वह भौरे कौवे को आदर सूचक संबोधन प्रदान करती है। इस प्रसंग में हमें घनानंद याद आते हैं। वे बादल को ऐसे ही आदर सूचक संबोधन प्रदान करते हुए कहते हैं कि मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसा देना, तभी वो समझेगा कि मैं कितना दुखी हूँ। कबहू का बिसाती सुजान के आंगन, मुँह अशवानी को लय वर्षो। रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है। वह अपने आप को साधारण स्त्री के रूप में चित्रित करती है और साधारण स्त्री के रूप में देखती भी है। नागमती का वियोग एक साधारण नारी का वियोग है। इस वियोग में दरबारी दर्द नहीं है, पति घर में नहीं है। रानी नागमती चिंता में है कि घर कैसे छाया जाएगा। चौमासा आ गया, पुष्प नकत सिर ऊपर आवा, हौ बिनु ना मंदिर को छावा। नागमती के विरोध उद्गार को इस तरह दिखाकर जायसी ने भावुकता का परिचय दिया है। इस बात के लिए शुक्ल जी ने जायसी की खूब प्रशंसा की है। जहाँ तक भावुकता का प्रश्न है, विरह में नागमती द्वारा ऐसा सोचा जाना स्वाभाविक है। उधेड़ बुन तब शुरू होती है जब नागमती को पद्मावत में एक रानी के रूप में पाते हैं। एक रानी को भला घर छाए जाने की चिंता क्यों होगी? जायसी रानी नागमती को विरह में साधारण स्त्री के रूप में क्यों चित्रित किया है? किसी रानी को दर्द नहीं होता क्या? फिर उसे एक साधारण नारी बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हिंदी साहित्य काव्य परंपरा में ऐसे विरह वर्णन विरही को साधारण पात्र बनाकर ही सामने लाए जाते हैं। वियोग में नागमती साधारण नारी देखती है। वियोग में उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। वियोग चाहे रानी का हो या साधारण स्त्री का, दोनों वियोग के धरातल अपने आप को सामान्य मनुष्य सा सोचने लगते हैं। वियोग में अगर रानीपन का गर्व रहेगा तो वह वियोग यथार्थ तरीके से सामने नहीं आ सकता। दुख ही ऐसी मनोभूमि है जहाँ आदमी बड़ा भी हो या छोटा, सब कुछ सामान्य आदमी समझने लगता है। जायसी ने नागमती को साधारण नारी के रूप में चित्रित कर उसके वियोग को गाढ़ा और लोकव्यापी बनाया है। नागमती का विरह वर्णन अंतर्मन को इसलिए छू जाता है कि वह रानी होते हुए भी अपने आप को साधारण नारी के रूप में देखती है। काव्य जगत में ऐसा करने की परंपरा रही है तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, पात्र सामान्य जनता की सहानुभूति का पात्र बने रहना चाहता है, और दूसरा, कथा लोकव्यापी हो। रानी नागमती होते हुए भी हाय तौबा मचाती तो वह पाठकों की सहानुभूति उतनी नहीं बटोरती जितनी वह साधारण स्त्री के रूप में ऐसा करने में सफल हुई है। जायसी दरबारी के लिए नहीं, सामान्य जनता के लिए लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने सामान्य जनता की संवेदना को प्रमुखता दी है। जायसी का अनुभव लोक सामान्य वर्ग का अनुभव है, इसलिए उनकी वर्ग चेतना उन पर हावी हो गई है। जायसी लोक कथा के सहारे पद्मावत लिखे हैं। नागमती लोक कथा की रानी है, नागमती लोक कथा की नारी है। नागमती लोक कथा की रानी है, किसी दरबार की नहीं। लोक कथा में राजा रानी एक प्रतीक होते हैं, उनका व्यवहार जनता की तरह होता है।
जैसे जहाँ दरबारी संस्कार मसलन घोड़े गिनाना, भोजनों के नाना प्रकार आदि का वर्णन में सिद्धहस्त नहीं हो सकते का वर्णन करते, वहाँ वे सिर्फ वर्णन करके रह जाते, कोई मार्मिकता नहीं पैदा कर पाते। जायसी कालिदास के समान दरबारी वर्णन में सिद्धहस्त नहीं हो सकते थे। कालिदास का लगाव अभिजन समाज से था। क्या कारण है कि एक ही राम कथा को तुलसी और केशवदास दोनों लिखते हैं। तुलसी दास का राम कथा के अमर गायक हो जाते हैं और केशवदास से चमत्कारी कवि के रूप में रह जाते हैं। तुलसी की शैली केशव से भिन्न है, एक लोक अनुभव के कवि है तो दूसरे दरबारी अनुभव के। यही वह बिंदु है जो हर कवि के रचना को अलग अलग संस्कार प्रदान करता है। जैसी नागमती को रानी के रूप में चित्रित कर सकते थे, पर वह चित्रण कितना प्रामाणिक और मार्मिक होता यह करना मुश्किल है। जैसी दरबारी जीवन की बारीकियों से परिचित नहीं थे। जाहिर है कि वह रानी नागमती का चित्रण करते तो वह वर्णन मात्र होता। वियोग के पक्ष से देखें तो वियोगावस्था में आदमी की सारी भौतिक इच्छाएं मर जाती हैं, बस उसे अपने प्यार पाने की चाह होती है। सच्चा वियोग वही हो सकता है जिसमें मनुष्य सिर्फ मनुष्य बचता है, सारी भौतिक इच्छाएं पीछे छूट जाती है। वियोग में नागमती अगर रानी बनी रहती तो निश्चित रूप से उसे रत्नसेन के अतिरिक्त अपने रानीपन से भी प्यार होता। वियोग में अगर कोई रानी साधारण नारी की तरह व्यवहार करती है तो वह उसका मूल कारण है प्रेम के प्रति अगाध समर्पण। भौतिक सुख या सुख भौतिक दशा नहीं है, मानसिक दशा होती है। जो मानसिक रूप से दुखी है उससे दरबारी सुख रानीपन कैसे भाएगा। जायसी मानव मन का सजीव चित्रण करने वाले कवि हैं, इसलिए विरह दशा में उन्होंने नागमती का साधारण नारी के रूप में ही चित्रित किया है। तो ठीक ही किया है। सुख में मनुष्य गर्व महसूस करता है। एक साधारण तबके के प्रेमी प्रेमिका भी अपने आप को राजा रानी समझने लगते हैं, पर वियोग की आंच में सारी भौतिक ऊंचाई हवा में उड़ जाती है, आंसू के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। जायसी ने नागमती का वियोग सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है। पद्मावत की कथा लौकिक और अलौकिक दोनों की छाप लिए हुए है। यही कारण है कि विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण हो गया है, पर शुक्ल जी के शब्दों में कहे तो इसमें गांभीर्य बना हुआ है। नागमती के दर्द में पूरी तरह प्रकृति रोती सी जान पड़ती है। कुह कुक जस कोयल रोई, रक्त आंसू घुंघची बन गोई। नागमती की आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहे। भौतिक धरातल पर यह बात अस्वाभाविक लगती है। दुख का परावर कुछ ऐसा है जिसमें पूरी पृथ्वी समाई दिखती है। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है। नागमती वर्षा की बूंदों की तुलना आंसू से करती है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोई दू नैन चुवे जस ओरी। एक विरही एक नितांत प्राकृतिक घटना को भी अपने अनुकूल किस कदर ढाल लेता है, इसका सुंदर उदाहरण है। जैसी नागमती के विरह वर्णन में प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं। मेघ श्याम हो गया है, राहु केतु काला पड़ गया है, पलाश का फूल ढकते अंगारे सा हो गया है, सब सत्य है। पर जैसे इसका कारण बिना ताप बताते हैं। एक कवि अपनी रचनात्मकता की गहरी अनुभूति के सहारे प्राकृतिक सत्य को अपनी रचना के अनुकूल ढाल लेता है तथा उसे मनुष्य के सुख दुख से जोड़कर उसे जीवित सजीव चित्रित सा करता है। पलाश के फूल का लाल दिखना एक सत्य है, पर उसे जैसी नागमती की विरह वेदना से जोड़कर उसे एक अर्थ प्रदान करते हैं। विरह की दशा कुछ ऐसी होती है जिसमें सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक हो जाती हैं। मानव मन की यह स्वाभाविक प्रकृति है। नागमती को चांदनी रात भी अच्छा नहीं लगता। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों विरह जारी। चांदनी रात को देखकर नागमती का हृदय नहीं मचलता। एक विरही मन का यथार्थ चित्रण है। नागमती वियोग में पागल है। उसे चांदनी रात में सौंदर्य कहाँ से दिखेगा। उसे तो रत्नसेन की याद आती है। विरह की अग्नि और भड़क उठती है। वही चांद संयोग की अवस्था में असीम सुखदायक लगता है। उसमें दोष चांद का नहीं, प्रेम के प्रति समर्पण का है। इसी समर्पण की नींव इतनी गहरी है कि नागमती अपना रानीपन भूल जाता है। जायसी ने मनुष्य की सामान्य भावना को
तब और यथार्थ तरीके से दिखाया जब उन्होंने चित्रित किया कि नागमती सभी के प्रिय मित्र के आने पर और व्याकुल होती है। उसमें वैषम्य की भावना मानव सुलभ ढंग से प्रस्फुटित होती है। नागमती देखती है कि पपेह का प्रिय पयोधर आ गया, शिव के मुंह में स्वाति की बूंद पड़ गई है, पर उसका प्राण प्रिय रत्नसेन नहीं आया। वो बिलखते हुए इस वैषम्य की भावना को उजागर करती है। चित्रा मित्र मिलकर आवा, पपिया पीऊं पुकारत पावा, स्वाति बुंद चातक मुख परे, समुद्र शिल्प मोती सब भरे। नागमती को गहरी टीस होती है कि सबके प्रिय आ गए, फिर रत्नसेन अब तक क्यों नहीं आया। सब खुश है, फिर वही दुख क्यों है। वियोगावस्था में नागमती का ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रेम के प्रति अथाह समर्पण और प्रिय के न आने की तड़प नागमती को ऐसा सोचने को मजबूर कर देती है। नागमती विरह वर्णन में इस कदर अकुलाई हुई है कि उसे हीरामन तोता कभी अक्रूर तो कभी बामन तो कभी इंद्र दिखता है। वह रत्नसेन पर कम, हीरामन पर ज्यादा क्रोधित है। वास्तविकता यह है कि उसे रत्नसेन ने छला है, पर वह हीरामन को ही छलने वाला मानती है। रत्नसेन से इतना प्यार करती है कि उसे धोखा देने वाले उसे छलने वाला मान ही नहीं सकती। नागमती को अपने प्रेम पर विश्वास है, इसलिए वो दोषी रत्नसेन को नहीं, हीरामन को मानती है। नागमती का हीरामन पर गुस्सा दिखाकर जायसी ने एक प्रेमी हृदय की सामान्य अनुभूतियों को दिखाया। महान कवि की विशेषता इसी में होती है कि वह मनुष्य की सामान्य अनुभूतियों को भी विशेष बनाता है और इस तरह बताता है कि वह सम्माननीय सा लगता है। जायसी द्वारा नागमती का साधारण नारी के रूप में चित्रित करना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि विशेषता है। हिंदी साहित्य में वियोगावस्था में रानी को साधारण रूप में चित्रित करना एक परंपरा रही है। जायसी की विशेषता यह है कि उस परंपरा को अपनाते हुए भी मानव हृदय की अनुभूतियों को कुछ इस तरह पेश करते हैं कि वह नयापन एवं सजीव सा लगता है। परंपरा का निर्वाह करना एक बात है और उसे मानव अनुभूतियों में पिरोकर कविता बनाना दूसरी बात है। जायसी साधारण जनता के कवि है। वे कहानी राजा रानी का जरूर कर रहे हैं, पर उनकी संवेदना साधारण जनता के साथ पिरोई हुई है। आए शाह अमराओं जो लाए, फैले बढ़े पे गढ़ नहीं पाए। जायसी ने समय मापने का अपना पैमाना ठेठ लोक जीवन से लिया है। वे इसके लिए दरबारी पैमाना भी अपना सकते थे, पर वे लोक अनुभव में सिंचित कवि हैं। दरबार उनका विषय, संवेदना नहीं। नागमती को साधारण नारी के रूप में चित्रित कर उन्होंने पद्मावत को लोक जीवन की संवेदना से जोड़ दिया, इसलिए वे लोक में इतने प्रसिद्ध है। क्या कारण है कि प्रेमचंद जन जन में लोकप्रिय है, जबकि निर्मल वर्मा सिर्फ लेखक की दुनिया या अभिजात्य वर्ग में ही। प्रेमचंद सामान्य जनता की संवेदना को सजीव तरीके से चित्रित करते हैं, जबकि निर्मल वर्मा अभिजात्य वर्ग की संवेदना को सजीव तरीके से चित्रित करते हैं। दोनों की रचनात्मकता महान है, पर एक पूरे लोक में प्रसिद्ध है और दूसरा एक खास वर्ग में। पद्मावत अगर लोकव्यापी काव्य है तो इसका कारण इसका साधारण जनजीवन से जुड़ा होना है। इस तरह निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि नागमती का विरह वर्णन पूरे हिंदी साहित्य जगत में एक अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है, अनुपम है और यह निर्विवाद रूप से सत्य है। धन्यवाद।